नमस्कार, मैं स्नेहलता। पश्चिमी यूपी के दिल में क्या है, ये जानिए हमारे साथ। चलिए मेरठ की पदयात्रा पर। बिल्कुल नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। जानेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या इस बार भी होगा बीजेपी का बेड़ा पार। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और मेरठ में आज हम जानेंगे कि सपा की साइकिल कितनी भरेगी रफ्तार और आरएलडी की कितनी बदल पाएगी राजनीति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पश्चिमी यूपी में प्रियंका का चलेगा मैजिक या बहन जी का होगा बेड़ा पार। नमस्कार, मैं रोहित सावल और हम पहुंच चुके हैं पश्चिमी यूपी के दिल मेरठ में। यहां पर जानेंगे हम कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासत किस तरफ जा रही है, सियासी बयार किस तरफ बह रही है। मेरठ में इस पदयात्रा की शुरुआत करेंगे यहां के भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार चेहरा है और वरिष्ठ नेता है। अग्रवाल साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा की इस पदयात्रा में। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं एबीपी गंगा का कि एक नए प्रकार का कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। तो अग्रवाल साहब, सबसे पहला सवाल ये कि क्या लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर इस वक्त कई तरह की बातें हो रही हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, चुनौती तो हमेशा होती है पर बड़ी चुनौती नहीं है। और उसका आधार ये है, अभी 2019 में चुनाव हुए हैं। 2019 के अंदर सारा का सारा जो कथित महागठबंधन था उसने जो आजमाइश की, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य के दम पर, अपने नेतृत्व के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव के अंदर गई और हमने 64 सीटें जीती, आसानी से जीती। थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकता है, वो तो चुनाव में आज तक एक सवाल लेना चाह रही हैं आपसे। जी हाँ, बिल्कुल। अब लखनऊ के लिए लड़ाई है तो बात पश्चिमी यूपी से कनेक्टिविटी की कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ी बात अभी हाल ही में कही। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी कटा हुआ है और सरकार में आएंगे तो पहला हाईवे यहीं बनेगा और पहला नारियल भी यहीं टूटेगा। क्यों अभी तक कनेक्टिविटी नहीं है, कैसे पहुंचिएगा लखनऊ? नहीं, कहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी बोलने से पहले फैक्ट्स को चेक नहीं करते हैं। मेरठ की कनेक्टिविटी इस समय बेस्ट कनेक्टिविटी उसके पास है, चाहे वो दिल्ली की तरफ की हो और चाहे वो लखनऊ की तरफ की हो। जी अग्रवाल साहब, अब देश के पास भी एक सवाल है। बिल्कुल, राजन जी, आपने अध्ययन की बात कही, लेकिन इस वक्त जो सियासत चल रही है उसमें तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाजपा वालों को अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि जो राष्ट्रवाद था उसमें जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान था, आज़ादी की लड़ाई में योगदान था, आप लोग नकार रहे हैं। अब यही बात समझ में आती है कि जिन्ना को वो देश की आज़ादी से जोड़ करके देखते हैं, जिन्होंने देश को बंटवा दिया, जिन्होंने, अब देखिए, डायरेक्ट एक्शन डे की जो उन्होंने कॉल की थी, 5 दिन तक कोलकाता में, नोआखाली में जो कुछ हुआ वो देश का, दुनिया का, मानवता की दृष्टि से काला अध्याय है। अध्ययन किसका कमजोर है? निश्चित रूप से अखिलेश जी का। उन्हें पता ही नहीं है कि सरदार पटेल जिनके कारण से आज देश ये एकजुट होकर खड़ा हुआ है और उन्हीं के जन्मदिन के मंच के ऊपर और वो जिन्ना का जिक्र करें, तो ये तो बड़ा दुखद है। वोट बैंक के कारण से आदमी इतना दिग्भ्रमित हो जाए, ये बड़ी चिंता की बात है। आप इसे सीधे वोट बैंक की राजनीति बता रहे हैं। डेफिनेटली। प्राची के पास भी एक सवाल बिल्कुल, आपके देखिए, लिए। वोट बैंक की राजनीति की बात कर रहे हैं राजेंद्र जी, लेकिन सवाल ये है कि क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही जिन्ना का भूत उठता है, जातिवाद की राजनीति होती है, विकास के मुद्दे क्यों नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उठाए जाए? नहीं, उठाना चाहिए ना उनको। हम तो कहते हैं, हमारा आह्वान है ये कि प्रत्येक दल विकास के ऊपर चुनाव लड़ने की हिम्मत करे। साहब बताइए, विकास हो रहा है वेस्टर्न यूपी में? नहीं, कुछ कहेंगे? नहीं आप कुछ कहेंगे? चाचा, महंगाई की क्या स्थिति है चाचा? महंगाई बहुत हो रही है। बहुत हो रही है। विकास भी हो रहा है या महंगाई हो रही है? विकास भी हो रहा, महंगाई तो हो रही है, विकास भी हो रहा। मुस्लिम समाज का भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्रमशः विश्वास बढ़ रहा है। मैंने जो कहा कि सबका साथ सबका विकास, हमने कोई भेद नहीं किया और उसी नीति पर चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मुस्लिम वोट भी मिलेंगे और क्रमशः उनका समर्थन बढ़ता चला जाए। चाचा, सेब कितने रुपए किलो है? सेब ये 60 रुपए के 6। 60 रुपए किलो। पहले कितना होता था पिछले साल? पिछले साल 50 बिकता था। अग्रवाल साहब, 10 रुपए महंगा सेब खिला रहे हैं आप लोग। तो इनको लाभ हो रहा है, तो इनका लाभ भी हमारा सबका लाभ है। तो लोगों से भी हम लगातार बात करें। प्राची, मैं चाहूंगा बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। देखिए राजेंद्र जी, आपके चेहरे की खुशी तो ये बता रही है कि जनता का प्यार आपको मिल रहा है और आने वाले चुनाव को लेकर आप आश्वस्त हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समीकरण बदल चुके हैं। 2017 में जो मैजिक किया भाजपा ने, लग रहा है आपको इस बार आप फिर से वही कुछ रिपीट करेंगे, उतनी ही सीटें लेकर आएंगे? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है और विश्वास का आधार है। मैं ऐसे ही नहीं कर रहा कि 400 सीटें मिल जाएंगी। मैं तर्क के साथ कह रहा हूँ, विकास बोल रहा है, सड़कें दिखाई देती हैं। ये बताइए, समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों गठबंधन कर रहे हैं
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका कहना है कि इस बार चुनौती देंगे। वो कितनी बड़ी चुनौती है? पिछली बार तो सबका गठबंधन था जी, सब गठबंधन में थे। उसके बाद भी अजीत सिंह जी भी हारे, मैं लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूँ, और जयंत जी भी हारे। जयंत जी ने पिछली बार विधानसभा चुनाव में अपने को मुख्यमंत्री घोषित किया था, परिणाम चेक कर लीजिए क्या हुआ। प्रियंका गांधी को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? आधी आबादी को सीधे टारगेट कर रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी तो कांग्रेस के लिए चुनौती है, पिछली बार भी वो प्रभारी थी। फिर मुझे याद आता है लोकसभा का चुनाव, अपने प्रिय भाई को तो वो बचा नहीं पाई जीतने से। तो इसलिए जो स्थिति है, कांग्रेस की 7 सीटें थी, मुझे नहीं लगता है कि उनकी उंगली की 5 जो हाथ की जो 5 उंगलियां हैं इस बार उनको मिल पाएंगी। बीएसपी को कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? क्योंकि मेरठ में एक वक्त रहा है, बीएसपी का जनाधार यहाँ रहा है, क्या कहना आपका? मुझे लगता है कि बहन जी लड़ाई से पहले ही मैदान छोड़ चुकी है। हो सकता है अगले 15 दिन में, 1 महीने में कुछ उनके अंदर जोश आए, परंतु मुझे बसपा को लेकर के थोड़ी निराशा है। वो भी जरा अच्छे ढंग से मैच के अंदर आती तो जरा अच्छा रहता। लेकिन सांसद जी, कहा तो ये जा रहा है कि बहन जी इसलिए सीधी लड़ाई नहीं कि आपकी वो बी टीम बन गई है। अब ये तो आरोप किसी के ऊपर भी लग सकता है। अब वो समाजवादी पार्टी के ऊपर बहन जी लगा सकती है, लगाया था उन्होंने भी आरोप, आपको ध्यान होगा। कुछ लोगों से कोशिश करते हैं बात करने की, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी अखिलेश यादव परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वो कुछ बदलाव का लग रहा है आसार आपको? नहीं, हमें तो नहीं लगता ऐसे कुछ। अग्रवाल जी साहब बड़े काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक युवा है, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? विकास हुआ है मेरठ में? मैं तो माननीय सांसद से ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन मुद्दों पे होनी चाहिए। हमें चाहिए शिक्षा चाहिए, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, ना कि विनाशकारी नीतियों पर। अमूमन एक धारणा रही है कि विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़े जाते। सरकार का जो एजेंडा है वो विकास बनाया। भाई अग्रवाल साहब, आपके तो स्वागत के लिए लोग चली है। लोगों ने अपने साहब, आपके स्वागत के लिए भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। राजनीतिक दलों ने अपने गणित बनाए कि हमको इतना वोट इसका मिल जाएगा, इतना वोट इसका मिल जाएगा। अग्रवाल साहब, मैं रोकूंगा, आपके समर्थकों से बात कर लें। क्या लग रहा है कि जिस तरह से अग्रवाल साहब दावा कर रहे हैं कि वापसी होगी बीजेपी की, है कोई? इंशाल्लाह पूरी तरीके से वापसी होगी, पूरी तरीके से वापसी होगी। तो ये किसानों का मुद्दा और तमाम बातें, ये चंद 4 लोगों से क्या होता है? इनसे किसानों से 4 लोग हैं, ये कुछ नहीं होगा। किसान पूरी तरीके से साथ में है ही नहीं इनके। मान रहे हैं कि 2022 से पहले ये जो महंगाई का मुद्दा है उसको सरकार ने कम करके आंका था और उसका प्रभाव दिखा है उपचुनाव के। देखिए इकोनॉमी स्ट्रेस में है, इसलिए थोड़ा सा कुछ चीजों में महंगाई दिखाई देती है, लेकिन सरकार संवेदनशील है और वो उसके संबंध में प्रयास भी कर रही है। और मुझे लगता है कि आपकी क्या दुकान है यहाँ पे? कि फूलों की दुकान? जी सर, मेरे फूलों की फूल आप बरसा रहे हैं। राजनेता साहब हमारे अच्छे कैंडिडेट हैं, यूँ बरसा रहे हैं जी सर, हमें बड़ी खुशी है इनसे, हम बहुत खुश हैं इनसे। आप अपनी मर्जी से बरसा रहे हैं, किसी ने कहा आपको? अपनी मर्जी से खुशी है, हाँ खुशी से सर। तो आपको क्या लग रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव आने वाले, क्या होगा? फूल आएगा मेरा। आपका फूल आएगा? अरे भाई आपके लिए कुछ किया भी इन लोगों ने या बातें की? नहीं, बहुत कुछ करा है जी, सीना तान के रह रहा हूँ, क्या चाहिए हमें? अरे नहीं, ये नेताओं के लिए जरूरी है, हम लोग तो पद यात्री हैं। तो अग्रवाल साहब माला पहनेंगे। समाजवादी पार्टी कॉन्फिडेंट है, वो कह रही खदेड़ा हो बे। वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो डेस्परेट है। आदमी जब डेस्परेट होता है तभी इसी प्रकार की बात करता है। मुझे पता है, मुझे अपने बचपन की बात पता, हमको जब डर लगता था किसी जगह पर तो हम हल्ला मचाते, वो जोर जोर से दौड़ते थे। ये डर को भगाने की भी तरकीब होती है। लेकिन समाजवादी पूरी तरीके से डरे हुए हैं, इसलिए हल्ला मचा रहे हैं और जोर जोर से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजेंद्र जी, यही बात तो ममता बनर्जी के लिए भी लोग बंगाल में कहते थे, लेकिन वहाँ तो खेला हो गया, अब खदेड़ा होवे की बात। बंगाल की जहाँ तक बात है, बंगाल में हमारी 3 सीटें केवल थी और हम 77 पर पहुंचे। अग्रवाल साहब, आपके साथ इस पदयात्रा के हम इस पड़ाव पर आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारी पदयात्रा में शामिल होने के लिए। आप देख सकते हैं शाहिद मंजूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और अग्रवाल साहब मिल रहे हैं। मंजूर साहब, चुनौती है इस बार ये अग्रवाल साहब? ये नहीं, अग्रवाल साहब यहाँ से जा रहे हैं, अब हम आ रहे हैं आगे को। अग्रवाल साहब गए, हम आए। अभी बताइए अग्रवाल साहब। इनको मैं यहाँ से विदा कर दूंगा, हम रह जाएंगे आगे। चलिए आप आगे बढ़िए आप, ठीक है? हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। तो शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको। अब ये बड़े भाई हैं, मुझे शुभकामना तो देंगे और क्या करेंगे जी, लेकिन परिणाम जनता के हाथ में। आप देखिएगा कि शाहिद भाई को अंत में निराशा प्राप्त होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल शाहिद मंजूर साहब हमारे साथ अब इस पदयात्रा में मौजूद हैं। मंजूर साहब, आपका स्वागत है इस पदयात्रा में बीपी गंगा की। क्या कहना आपका कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी करिश्मा दोहरा पाएगी, आप लोगों को कर पाएंगे? समाजवादी पार्टी या अपोजिशन पार्टी, जो भी गठबंधन और अलायंस बनेगा
वो निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। ऐसा क्या कारण रहा कि समाजवादी पार्टी का धीरे धीरे सफाया होता चला गया? और आप जिधर भी निकल जाइए, ग्रामीण निकल जाइए, शहर निकल जाइए, मेरठ, तो हर तरफ कमल ही खिला नजर आता है, सपा की साइकिल कहीं नजर नहीं आती। चुनाव में आते हुए जो ध्रुवीकरण हुआ है, उस ध्रुवीकरण का नतीजा निकला कि जो समाजवादी पार्टी के यहाँ पे विधायक थे, वो विधायक थोड़ी थोड़ी वोटों से वो रोक रह गए। ओवैसी यहाँ पर आ रहे हैं और ओवैसी आपको चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की आवाज उठाएंगे। कितनी बड़ी चुनौती ओवैसी को मानते हैं? ओवैसी या दूसरी पार्टी, ये वक्ती तौर पर पार्टी बनती हैं। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक, कभी मुस्लिम लीग, कभी मुस्लिम मजलिस, कभी मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये सारी पार्टी बनती रहती है। कभी पीस पार्टी और कभी कश्मीर पार्टी, ये सारी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी है, लेकिन इनका नतीजा जीरो निकला है। महिलाओं का साथ लोग कहते हैं, क्योंकि जब हमने इंटीरियर में बात की तो कुछ महिलाएं मुफ्त का राशन, ट्रिपल तलाक को लेके अंदर ही अंदर सपोर्ट करती हैं, या फिर माना जाता है कि वो आपके साथ है नहीं, लेकिन दिखता नहीं है। जो मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उन बातों को मुद्दा बनाती है। तीन तलाक का मुद्दा ये मुसलमानों का अपना मुद्दा है, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी सरकार मुद्दा बना लेती है, बुलडोजर से आपत्ति क्या है यूपी? बुलडोजर जब चलाएंगे और बगैर किसी बात के बुलडोजर चलाएंगे तो फिर तकलीफ तो होगी ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है, ये माना गया कि उसमें बड़ा बदलाव हुआ 2013 के बाद। क्या वो सारे दायरे इस बार टूट जाएंगे? निश्चित रूप से वो टूटेंगे। और जो मुजफ्फरनगर की घटना को लेकर पूरे विपक्ष ने उसको मुद्दा बनाया था, तमाम विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अब तमाम विपक्ष एक साथ है, एक साथ इकट्ठा होकर इनको हटाना चाहता है। और निश्चित रूप से विपक्ष जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या, उत्तर प्रदेश में इनका सफाया कर देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ विनीत शारदा जुड़ गए हैं, भाजपा नेता, उनके पास हम चलेंगे। स्वागत है आपका विनीत जी। क्या किया है सरकार ने व्यापारियों के मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा अगर किसी पार्टी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने की। पिछली पार्टियां 59 वर्ष कांग्रेस ने देश को निचोड़ा, व्यापारियों को छला। समाजवादी पार्टी ने 15 वर्ष उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को ठगा। उत्तर प्रदेश में आज हमने व्यापारियों को वो दिया जो दिया। व्यापारी कहते थे हमसे कि हम खून पसीने कमाई टैक्स में देते हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं पक्की। ये सड़क जो सफाई करते हैं, ये समाजवादी पार्टी। सर क्या बात कर रहे हैं? मलाई की तरह सड़क है, मलाई की तरह सड़क है। आइए पर सड़क देख लेते हैं, आइए आइए एक बार सड़क देख लेते हैं। वो देखिए, वो देखिए, चलिए ये देखिए सब ऐसी मलाई की तरह सड़क। गौरव चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और युवा नेता हैं। गौरव ये बताइए, अभी शारदा जी दावा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि विकास हुआ है और आप लोगों के साथ पश्चिम यूपी की जनता चलेगी? ऑब्वियसली आप इतने आराम से घूम रहे हो तो विकास तो हुआ है। पहले आप मेरठ में घूमते हैं ऐसे तो आपको पता चलता कि विकास और आज की तारीख में और उस टाइम में क्या अंतर है। अच्छा, आपको क्यों लगा ऐसा कि आपको अपनी जर्मनी से काम छोड़कर यहाँ आना चाहिए और राजनीति में हाथ आजमाना चाहिए? ऐसी क्या चीज आपके मन में खटी? भाई बेटा तो भारत का हूँ और भारत माँ की सेवा नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, क्योंकि माँ बाप ने पढ़ के इस काबिल बना दिया कि मैं अपने देश के कुछ काम आ पाऊँ। फौज में जा नहीं सका तो सोचा कि चलो राजनीति के माध्यम से जनता की कुछ सेवा की जाए और जो काम नहीं हुए तो उसे करेंगे और सोच बदलेंगे। ये देखिए गड्ढा आ गया। ये सीवर पानी लीकेज है। मेरी सरकार में हम मेरठ से दिल्ली का रास्ता 4 घंटे का था, हमने दिल्ली एक्सप्रेस बनवाया। आज मेरठ से दिल्ली 40 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। लेकिन उस गड्ढे का क्या जो अभी मेरी बहन जब कहीं लाइन डलेगी, बिजली लाइन डलेगी, वह सीवर होगा, लाइन की खुदाई तो सीवर होगा तो सीवर को भी बनाया जाएगा ना। क्या 100% कुछ हो सकता है? 100% कुछ हो सकता है? आपको ये देखना चाहिए कि यार पूरी रोड है। नहीं चौधरी साहब, पूरी रोड है। हम 100% टारगेट लेके चलते हैं तो 80% मिल रहा है ना। अभी 5 साल में हमने देश को आगे किया। 200% है, बट स्टिल वी आर ऑन 80%। अगर आप कह रहे हैं तो इट्स गुड यार, इसमें गलत क्या है? आप देखिए पूरी रोड देखिए, अगर पूरी रोड में 2 गड्ढे आ गए तो इट्स 20% यार। गड्ढा नहीं है भाई, ये सीवर है, ये गड्ढे नहीं है। गड्ढे देखते हैं आपने समाजवादी पार्टी सरकार में, इसके ना प्रदेश को देखा नहीं। काम वाम हो रहा है या ये गड्ढे ही खोदे जा रहे हैं? नहीं, काम हो रहा है, काम हो रहा है। अच्छा, ये नगर निगम का काम हो रहा है। काम हो रहा है। क्या लग रहा है, विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में या विकास तो हो रहा है? सिर्फ गड्ढे ही खोदे गए? नहीं, सच्ची बात बताइए, सच्ची बात। नहीं, विकास तो हो रहा है, बस थोड़ा सा नौकरी वगैरह
नौकरी नहीं मिल पा रही लोगों को। विकास वर्ग की नौकरी नहीं मिल पाई। हमने नौकरी देना सिखाया है। क्या आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदर्शन दोहरा पाएगी? बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है कि और कुछ भी नहीं घाटा हो रहा है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। और ग्राउंड रिपोर्ट पर अगर आप देखें, मैं देख रहा हूँ, तो हम दोबारा से रिपीट होंगे और इससे भी ज़्यादा सीटों से रिपीट होंगे। 351 कमल खिलेंगे, योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और कमल कमल खिलेगा, नमो नमो होगा। कमल 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 351 कमल मुख्य। आप देखिए 351 बार इन्होंने कमल की माला जप ली है। तो बहरहाल हमारी ये पदयात्रा का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। आज मेरठ की सड़कों पर घूम घूम कर हम जान रहे हैं पश्चिमी यूपी का मिजाज क्या है। आपसे जुड़े हुए मुद्दे, सियासतदान, तमाम वो लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जो जवाबदेही है आपकी, पूछ रहे हैं आपसे जुड़े हुए सवाल। और बढ़ चले हैं हम अपने अगले पड़ाव की तरफ। और देखिए, पश्चिमी यूपी की बात हो और बीकेयू या राकेश टिकैत साहब की बात नहीं हो, ऐसा नामुमकिन है। और ऐसे में हमारी पदयात्रा में शरीक होने के लिए खुद राकेश टिकैत साहब मौजूद हैं। टिकैत साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। नमस्कार भाई, नमस्कार सबका भाई, सबका स्वागत। मेरठ क्रांतिकारियों की धरती है, आपका सबका स्वागत है यहाँ पे। और आप इस वक्त क्रांति की अलग लेकर आप चल रहे हैं? हाँ, अलग लेकर चल रहे हैं। तो शुरुआत करें इस पदयात्रा की। तो आइए, तो राकेश टिकैत साहब, देखिए आपका अभी आंदोलन, पहले मैं आंदोलन पर एक सवाल मैं जरूर करूंगा। तो आंदोलन अभी लगातार जारी है, अभी कोई बातचीत, किसी तरीके की कोई फिर से कोई शुरुआत होने की उम्मीद है कोई? भाई उम्मीद होने की तो सरकार बताएगी, हम तो तैयार हैं, हम तो उनके दरवाजे पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे तो सरकार बताएगी। मसले का हल नहीं निकल रहा, क्या लगता है आपको, कैसे होगी बातचीत, कैसे निकलेगा इसका हल? अब बताओ, बातचीत तो वही तो करेंगे ना, जिस सरकार को बात करनी है तो वही तो बताएगी ना कि भाई आज ये दिन धर लिया, ये स्थान रख लिया और बातचीत कर लेते हैं। तो वे ना अपनी जगह बताते, ना टाइम बताते, ना दिन बताते। अब बताओ किसका जाए? दिल्ली तो बहुत इंतजार करिएगा बातचीत का, ये कब तक कोई मियाद करेंगे? तो होगी? 2024 तक करेंगे हम इंतजार। अब 2022 का चुनाव आ रहा है, आप बंगाल भी गए थे और अब यूपी में एकदम डट कर बैठे। लखनऊ जाएंगे कब? 22 तारीख में। 22 तारीख को जाएंगे। कहा है ना बीजेपी यूपी ने कि जरा संभल के आइयो। हाँ, जाएंगे, संभल के नहीं जाएंगे, रणसिंगे बजा के, ढोल बजा के, तगड़े होकर जाएंगे। एक सवाल टिकैत साहब ये भी है कि जब लखीमपुर में कांड हुआ, हर नेता को रोका गया, आखिर क्या वो राज था कि आपकी गाड़ी बिल्कुल सनातन मौके तक पहुंची और प्रशासन इंतजार कर रहा था? बहुत रोका भाई, 100 गाड़ी 500 लोग जो नेता लेकर जाता, वो बैरियल तोड़ के जाता। बैरियल तोड़ना कोई जानता नहीं। अच्छा राकेश जी, यूँ बताओ, किसान जो है वो नाराज है, नाराज चल रहे हैं जैसा आप कह रहे हो सरकार से। आने वाले चुनाव में ये किसान क्या करेगा? सबक सिखाएगा या फिर मानने के लिए राजी हो जाएगा? अभी तो नाराज है देश की जनता तो। चुनाव पे असर पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, असर पड़ेगा। तो क्या करेगा किसान? परिवर्तन करेगा या कुछ और मूड? आप क्या करेगा भाई, नाराज है तो नाराज। भाई टिकैत साहब एक बात, नाराज आदमी तो भाई देखिए टिकैत साहब, ये जो आप बात कहते हैं ना कि भाई क्या पता क्या करेगा, मैं ये मान ही नहीं सकता, कतई नहीं मान सकता। भाई टिकैत साहब को पता है कि किसान क्या करेगा पश्चिम यूपी, लेकिन आप बताते ही नहीं, हम लोगों को पता नहीं क्या बात है, क्या नाराजगी है। चुनाव आचार संहिता लग गई क्या? अभी तो टाइम है भाई, जब लग जाएगी जब बता देंगे। किसानों का मूड क्या कह रहा है? सियासी अरे किसानों का मूड ठीक कह रहा है। क्या ठीक कह रहा है? उनको नुकसान हो रहा है तो भाई इनका इलाज करेंगे किसान। किसका इलाज करेंगे? सरकार का। और किसका करेंगे इलाज? जो बीमार है उसी का तो करें। बीमार है सरकार, क्या बीमारी लग गई सरकार? सरकार को बीमारी लग रही है वोट की। वोट की? हाँ, तो वोट तो हर चीज में से वोट तलाश करते हैं। बीजेपी कह रहे हमने विकास किया है और लोगों के बीच गए हैं, तो वो लोग हमें वोट करेंगे। नहीं तो चले जाओ ना, हम क्या कम नहीं कर रहे, जाओ। लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि आओ हमारे बीच में, ये जान नहीं रहे कहीं। 1 साल होने पर अब किसान क्या करेगा? क्या दिल्ली की तरफ बढ़ेगा? 26 तारीख को करेंगे हम उसमें सलाह, या तो सरकार बातचीत करेगी 26 तारीख तक, नहीं तो टेंट फट गए हमारे, पन्नियाँ फट गई, तिरपाल फट गई, बांस, ये सब मंगाएंगे। मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि जो किसान, हमारा किसान सड़कों पर है, क्या वो किसान विधानसभा चुनाव के दौरान सड़कों पर ही बैठा रहेगा या विधानसभा क्षेत्रों में जाएगा? वो सब जगह जाएगा,
गांव में लोग हैं, विचारधारा जाएगी। तो ये बताइए कि किसी पार्टी पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, आप किसी के साथ भी नहीं है, कोई बेकार भी नहीं है, तो क्या आप खुद चुनाव लड़ेंगे? राकेश टिकैत पश्चिमी यूपी से खुद मैदान में। ना, हम तो नहीं आते। क्यों? इतने बड़े नेता हैं आप, सब लोग साथ। आंदोलन के नेता, हम तो चुनाव और आगे सवाल मेरा आंदोलन टिकैत के नेता भी मुख्यमंत्री बने दिल्ली में। हम नहीं बनते भाई, हम तो अपना यही रह रहे हैं। तो हम किसानों का नेता होगा कौन फिर? हो जाएंगे किसानों के नेता, क्या कर रहे यही नहीं बताएंगे राकेश टिकैत। चलाने वाला है किसानों का नेता रहेगा। ये किसान होशियार हो गया, गांव के लोग होशियार हो गए, मजदूर अपनी बात कहना जान गया, अपनी भाषा में अपनी बात कहने वाला ही नेता होता है। कौन चला रहा है हल? क्या नजर आ रहा है आपको यूपी में? किसका सियासी हल चल रहा है? चलेगा, अभी रुको, चलेगा। लोग आपको सुन भी रहे हैं, आपके साथ जुड़ भी रहे हैं, लेकिन वो आपसे पूछ सकते हैं ना चुनाव के समय में कि ठीक है बीजेपी ने, तुम किसको वोट दें? आप बता देंगे, जब टाइम आओगा सब बताओगे। लोग कहते हैं कि टिकैत इसलिए चुनाव नहीं लड़ते कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। वेस्ट यूपी में कोई आधार नहीं। हमारी जमानत जब्त होगी थी। ऐसा यही खासियत है टिकैत साहब की, जो शख्सियत है यही खासियत है, जो बात है उसको मानते हैं, डंके की चोट पर मानते हैं। और हमारे जमानत जब्त अपने पत्ते नहीं खोलते। जी, पत्ते तो आप लोगों ने इतनी कोशिश कर ली, बताइए, और एक लफ्ज इन्होंने नहीं कहा। और हाँ, एक बात जरूर है, देखिए सब लोग मुस्कुरा रहे हैं इनके साथ, इन सबको भी पता है कि यहाँ पर टिकैत साहब सब कुछ लेकर चल रहे हैं, लेकिन जुबान से बस नहीं कह रहे हैं। तो बता तो दिया, हमारे हाथ में वोट कहाँ है। अच्छा, यहाँ पे गन्ने का थोड़ा बहुत योगी सरकार ने जो मूल्य बढ़ा दिया है, पेट्रोल डीजल के दाम भी कम हुए, और लास्ट में ये तो वोट का रेट बढ़ाया है, गन्ने का तो नहीं बढ़ा। हाँ, इलेक्शन का रेट बढ़ा, इलेक्शन में वोट का रेट बढ़ा। ये मंदिर भी 2023 में दीपावली से पहले बनकर तैयार होगा। दीपावली पे मंदिर पे पूजा होगी 2023 में। हाँ, ये सब जानते हैं। मंदिर के दिए में से कितनी वोट मिलेगी उपलब्धियों की। आप सरकार को कह रहे हैं कि उसमें से वोट तलाश करेंगे। हाल ही में विपक्षी पार्टियां जो राम का नाम ले रही हैं, मंदिर जा रही हैं, रुद्राभिषेक चाहिए ना, सब कुछ आना चाहिए। तो वो नहीं वोट तलाश नहीं कह रहा कि राम तो सबका था, राम तो हमारे पूर्वज थे, हमारा जन्म भी अयोध्या का है, हमारे तो परिवार के थे वे। ठीक है, अब मुझे ये बताइए टिकैत साहब कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 के बाद जो सामाजिक ताने बाने में बदलाव आया, आपकी जब पंचायत हुई, महापंचायत हुई, उस महापंचायत का हम लोग भी गवाह बने, तो ठीक है, वहाँ जय श्री राम और अल्लाह अकबर दोनों नारे लगे। तो आपको लग रहा है कि वापस से वो स्थितियाँ बन गई हैं, खाई पट गई है? हाँ, बन रही स्थिति, ठीक बन रही जी। हाँ। यानी अब वैसी स्थिति नहीं, आपको नहीं लगता कि बटा हुआ है? अब नहीं बटने का, नहीं बटेगा ना, समझदार हो गए दोनों जी, तजर्बा हो गया ना इनको जी। हाँ, वो सरकारी झगड़ा था, एक तो होता है नेचुरल गांव का झगड़ा हो गया, एक होता है सरकारी झगड़ा जी। तो सरकारी बंटवारा था जी। हाँ, उसमें समझ आगे के सरकारी बंटवारे में नुकसान होता है। भाई एक मिनट टिकैत साहब, मैं आपको रोकूंगा। ये कुछ युवा भी मौजूद हैं, आप पहचानते हैं इनको? जी सर, और पहचानते हैं। कौन है? राकेश टिकैत साहब है। हाँ, राकेश टिकैत साहब। क्या करते हैं राकेश टिकैत साहब? क्या करते हैं? हक की बात बोलते हैं। भाई टिकैत साहब देखिए, आप बोल रहे हैं आपको, आपके पास ये नहीं है, लोग नहीं जानते। ये हम अच्छे से जानते हैं बहुत, हम यूपी के मेरठ से, हम बहुत अच्छे जानते हैं, अभी न्यूज़ में देख रहे हैं, आज फेस टू फेस भी देख चुके हैं। बड़ी खुशी हुई मिलने से। तगड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी। नेता है, इसीलिए तो मैंने पूछा चुनाव लड़ेंगे, इंशाल्लाह आशीर्वाद देंगे रहेगी, इंशाल्लाह रहेगी तकड़ी। बताइए टिकैत साहब। नहीं तो हम क्या को मना कर रहे हैं, ये प्यार है, ये प्यार है जी। आपका। इंशाल्लाह हम लड़वाएंगे, वोट भी मिलेगी सुनिए जरा, जी, इंशाल्लाह ये लड़वाएंगे। बताओ टिकैत साहब को चुनाव लड़ना चाहिए? जी हाँ, इंशाल्लाह अब लड़ना चाहिए जरूर, जिस मुकाम पर चल रहे हैं। बताइए टिकैत साहब, हम नहीं पूछ रहे। आप बताइए। जो भी चुनाव लड़ेगा वो सब अपने ही तो लोग हैं। भाई इनका कहना है जो चुनाव लड़ेंगे वो अपने लोग हैं। और आप भी देखिए टिकैत साहब के साथ इनके तमाम युवा साथी, आप टिकैत साहब के साथ रहते हैं? हाँ जी। कब तक रहेंगे? हमेशा, सारी जिंदगी, पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी? हाँ जी, साथ रहेंगे? हाँ जी। कब से साथ चल रहे हैं टिकैत साहब? हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल ही रहे हैं हम तो। हाँ जी, है जीवन, हम भी हैं, हम भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं। हम सन 88 से टिकैत साहब के साथ में हैं। तो अब ये भरोसा ना टूटे ना डगमगाए, ये भी एक बड़ी चुनौती आपके सामने है। चुनौती है। किस तरह से देखते हैं इस चुनौती को आप? हाँ, इनका भरोसा है वो कायम रहेगा जी। कायम रहेगा। अच्छा, एबीपी गंगा की पदयात्रा से एक संदेश दे दीजिए किसानों को, वो किसान जो बॉर्डर पर नहीं आ पा रहे, दूर दराज से आपको सुनने के लिए बेताब है। अपना निगाह रखना भाई, बता पुनः सब पता
हाँ पता उन्हें। दिल्ली पे तो नहीं है, समझा दिया है। नहीं नहीं, उनका दिल्ली पे निगाह क्यों नहीं रख सकते? दिल्ली भारत का हिस्सा है, क्यों नहीं रख सकते? और बॉर्डर पे कबड्डी तो आप खेलते हुए दिखाई दे दिए, वहाँ पे जीत हार तो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे आप साफ नहीं बता रहे हैं कि कौन से इन्हें पाले में गांव कौन वालों है। को, गांव के लोगों को, आम जनता को सब पता है कि महंगाई किस राज्य में बढ़ी, गैस का सिलेंडर कहां से कहां गया। ये जो सरकार है झूठ बोलने पे गोल्ड मेडल जीतने गया, इसको गोल्ड मेडल देंगे 26 तारीख को। उनके उस पे एक गोल्ड मेडल भारत सरकार को झूठ बोलने पे वहाँ टांग देंगे उनके। आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो कह रहे हैं आप। ना वहीं टांग देंगे, ले जाकर कोई भी। आपने कई जो राजनीतिक पार्टी है उनको पानी पिला दिया है, लेकिन हम यहाँ एक चाय की दुकान में, हमारे साथ एक कप चाय तो पी लीजिए। आइए चाय पीते हैं टिकैत साहब यार, यहीं बैठ के बात करेंगे। आइए टिकैत साहब। तो चलिए चाय पे चर्चा हम शुरू कर चुके हैं, लेकिन टिकैत साहब हमारी जो टीम है वो यूपी का मूड भी भांप रही है। हम लोग 3 महीने से फील्ड में हैं, हम किसानों से भी मिल रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो छोटा किसान है वो खुश है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आए कानून। ये तो वो दलाल है जिनको परेशानी हो रही है, जिनकी दलाली बंद हो जाएगी। आपका क्या कहना है इस पर? कहाँ गए आप किसानों को? चलो मैं लेकर चलूँ गाँव में, एक आदमी मुझे खुश बता दो। टिकैत साहब मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, टिकैत साहब मैं बताती हूँ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ सब गांव में घूमी हूँ मैं, सब गांव में घूमी हूँ। गांव में बहुत से ऐसे किसान हैं जो कह रहे हैं हम तो खुश हैं, हम खुश हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लिया गोरखपुर वाले कहते हैं हम तो बटाई के किसान हैं साहब, हमारे पास तो इतनी जमीन ही नहीं है कि हमको चिंता हो। सीतापुर लखीमपुर के किसान कहते हैं कि जिनके पास बड़ी बड़ी भूमि है ये तो उनकी दिक्कत है, छोटा किसान तो बड़ा खुश है, उसके तो सीधे पैसे आ रहे हैं। अब बताइए टिकैत साहब, अब बताइए, आप देखिए बताइए। अब भाई यहाँ शहर में बैठ के किसान की बात तो कागजू पर तो हो सके, बात शहर की नहीं है ना टिकैत साहब, आप सरकार शहर कह रही में है। बैठ के देखिए और सरकार जो कह रही है कि सरकारी भाषा पूर्वांचल के है, किसान जा नहीं रहे। सरकारी वेस्टर्न भाषा- यूपी के अगर जा रहे हैं तो मैं घूमी हूँ वेस्टर्न यूपी के गाँव में, गाँव का किसान कह रहा है कि हम तो खुश है, हमें तो सरकार दे रही है। पूर्वांचल मैंने छान मारा और है अवध की खाक मैंने छानी है। आप इतने ज्ञानी आदमी कहाँ थे हम लोग को? हमें तो आपकी तलाश थी। घूम के क्या नहीं हुए, सारे आदमी ज्ञानी हो तुम लोग। भाई टिकैत साहब सुनिए, और सारे आदमी तो हमें वे किसान मिले जो खुश हैं, वो टेक्नोलॉजी हमको भी बता दो। अब सुनिए, हम ना खुश भी मिले, ना खुश भी मिले, लेकिन खुश भी मिले, अरे ना खुश भी मिले, ऐसा ना है। 3, 4, 5 ऐसा ना है, वो जो राकेश टिकैत टेक्नोलॉजी साहब, ऐसा ना है, है। आप ठीक है किसानों से मिले, ठीक है ठीक है ठीक है, वे मुझे कौन ये सी बताइए खेती करते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमें बता दो। हम कहाँ, हम सरकारी गैर में दिक्कत में टिकैत है। साहब, हम तो आपसे भी ज्ञान लेने आए हैं, लेकिन आप बड़ा रुक रुक के ज्ञान दे रहे हैं हमें, बड़ा सोच समझ के ज्ञान दे रहे हैं। और ये जो लोग कहते हैं कि ये जो किसान आंदोलन है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक सीमित है, ये तो इस पर क्या कहेंगे? ये तो खाली मुजफ्फरनगर के कुछ लोग कर रहे हैं वहाँ पे जी। हाँ, एक जिला पंजाब का और एक रोहतक का, तीन जिले का बिसक गांव का आंदोलन है। भाई मैं तो ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। बिसक गांव का आंदोलन है, पूरे देश का तो है ही नहीं, 20 गांव का आंदोलन है। तो इसे आप ले जाके पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो सिसोली एक मोहल्ले में छोटो के घर के आसपास के जो घर हैं इसको चला रहे, पंजाब में एक गुरुद्वारे के आसपास छोटो के, और हरियाणा में इसको सोनीपत के 4-5 गांव चला रहे, और तो पूरा देश तो सरकार के साथ है, खुश है। साउथ इंडिया के किसानों से आपका कुछ है समन्वय? आप नॉर्थ इंडिया के कर्नाटक जो वहाँ पर 10-10 हजार ट्रैक्टर निकल निकले सड़कों पे, आप जाओ कर्नाटक में, आप जाओ झारखंड में, आप जाओ छत्तीसगढ़ में, अगर भाई वहाँ की खबर यहाँ नहीं दिखा रहे तो देखिए आपकी तो कोई गलती है नहीं, क्योंकि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। देखिए आप दिखाओ सब। देखिए टिकैत साहब सुनिए, एबीपी गंगा पे सिर्फ जनता का पहरा है और उस पहरे को हम सर माथे पर रखेंगे हमेशा। आपका धन्यवाद भाई। जी बिल्कुल, और वो सर माथे पर है, वो पहरा रहना भी चाहिए। अब इस चर्चा के आखिरी दौर में मेरा एक और सवाल, लखीमपुर खीरी में जो हुआ, उसके बाद क्या लगता है आपको कि उसके बाद जो स्थितियां परिस्थितियां बनी उनको किस तरह से देखते हैं और चुनावों में किस तरह से जोड़कर देखा जाए? ये पूरा इशू रहेगा अजय टैनी की गिरफ्तारी और उसकी बर्खास्तगी, ये इशू रहेगा। अभी तक जो कार्रवाई हो रही है उससे संतुष्ट हैं जो अभी तक कदम उठाए गए हैं? नहीं, मामला तो सब्जुडिस्ड है, अब तो कोर्ट फैसला करेगा। कौन सा कोर्ट? मामला कोर्ट में है, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, मुकदमा चलेगा, वो फैसला करेगा, बरी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है साहब, ये बताएं कि बरी हो जाएगा उससे। चलिए, शंका है लेकिन शंका है भाई, लेकिन क्योंकि गवाही कोई तैयार नहीं है देने को। यूपी चुनाव को लेकर रुख तो किसान को अपना बताना पड़ेगा। किसानों के नेता आप हैं इस वक्त, वो रुख कब तक, वो तारीख वो बता दिया ना कि हम जानना वो बता दिया ना कि इनको वोट नहीं देनी,
बता तो दिया, जो बंगाल में दवाई दी थी वो इनको दवाई यहाँ पे देंगे। सारा तारीख ऐलान करेंगे आपके? हाँ करेंगे, अभी इनका इंतजार कर रहे हैं हम। अभी तो इनको बातचीत का है कि भाई आप बातचीत कर लो, हमारा समाधान करो। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक तरह से आप एक मौका और दे रहे हैं कि एक बार बात करें? हाँ बात कर लो भाई। तो अगर चुनाव से पहले बात कर ली फिर? बात तो करवाओ तो फिर देखेंगे क्या बात करेंगे। पदयात्रा के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है साहब, आपका शुक्रिया एबीपी गंगा से बात करने के लिए। हमरा सर में कई दिन से दर्द। हमारे साथ तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, आरएलडी के नेता, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शहर के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। शुरुआत इस सिलसिले की। आइए मेयर साहिब, आप भी चलिए हमारे साथ इस पदयात्रा में। विधायक जी बताइए, तो ये जो बाईसाइकिल है इस बार, ये 22 में बाईसाइकिल दौड़ेगी या क्या लग रहा है इस बार? मेरी तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना, मेरी तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना, मेरे जिस्म के हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना, कहीं राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। 2022 निश्चित रूप से आप देख रहे हैं, हवा का रुख बता रहा है कि ये यहाँ से पूरे शुरुआत 2022 की उत्तर प्रदेश से होगी और 2024 तक पूरे देश में सफाया हो जाएगा और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, निश्चित रूप से। जी, तो ये कहना है। आपका क्या कहना है मेयर साहिबा, क्या लग रहा है आपको इस बार जो सियासी बयार है, हवा का रुख बदल रहा है या नहीं? बिल्कुल बदल रहा है। जनता सब जानती है, उनको 2022 में मोदी को यहाँ से, योगी जी को हटाना है और सरकार बनानी है। समाजवादी टोपी आपने पहनी है, आपको लग रहा है कि इस टोपी का रंग पूरे प्रदेश में चढ़ेगा? जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश में चढ़ेगा। माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनके तभी इस प्रदेश का मतलब प्रदेश खुशहाल होगा। हर व्यक्ति इस समय पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे देश का परेशान है। रालोद की अभी क्या स्थिति है, किसके साथ है रालोद? हमारा जो सिद्धांत है वो भी चौधरी चरण सिंह जी का है और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उनको भी, वो भी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मानते हैं। जयंत चौधरी जी की बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता से भी मुलाकात हुई है और अखिलेश यादव उससे परेशान है। क्या आप संभावनाएं तलाश रहे हैं? ये अफवाहें जो हैं, ये अफवाहें बीजेपी की फैलाई हुई हैं। किसी नेता से मिलने को तैयार नहीं है, ना वो इस बात को सोचते। कभी भी आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में भी। एक बार फिर से वही दांव आप दोहरा रहे हैं, तो 2022 के लिए क्या बदल रहा है? आपको लगा कोई समीकरण इस बार जनता का समर्थन है, क्योंकि जनता इनसे उब चुकी है। इनके झूठे वादों से, झूठे जो इन्होंने नारे दिए थे, उनसे जनता उभर चुकी है और जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी कह रही है हम दोहराएंगे वो प्रदर्शन, दावा कर रही है। देखिए, वो तो झूठे दावे हैं, जुमले वाली सरकार है। अब वो हवा खड़ गई है उनकी। आप देखिए, ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, डॉक्टर नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, तड़प तड़प के लोग मर गए हैं, पैदल चल चल के लोग मर गए हैं। ये जनता देख रही है किसकी सरकार में मरे हैं। क्या मुद्दे हैं, कौन से मुद्दों को आप बड़ा बनाएंगे, उठाएंगे? देखिए, बिजली का बिल, रसोई के बढ़ते दाम और बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी और किसान पे बढ़ता रेट खर्च का और घटती कीमत, ये सारे मुद्दे आम आदमी के हैं। बिल्कुल, एक शेर विधायक जी का शेर सुनिए जी। देखिए, ये बीजेपी जो हिंदू मुसलमान करके सरकार बनाती है, बंद करो ये खून की होली, बंद करो ये खून की होली, मत मारो फिर गांधी के सीने में गोली। ये खून तो हिंदुस्तान का है, जब लहू टपकता गीता से तो बहता खून कुरान का है। बिल्कुल, तो सबने अपनी बात आगे बढ़ते हैं और पदयात्रा का ये सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ पदयात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में, हमारी पदयात्रा में। शुक्रिया शुक्रिया साहब, शुक्रिया। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं पदयात्रा की। पिछले कुछ दौर से कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, तो उन चर्चाओं पर विराम लग गया है, क्या कहना है आपका? देखिए, जो चर्चाएं हैं वो भी आप मेरे मीडिया के दोस्तों ने चलाई हैं जी। मैंने बार बार कहा कि मैं एक चाहत है मेरी कि सब लोग, चूँकि अगर आप ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के शासन को हटाना चाहते हैं तो फिर लड़ाई को आसान बनाइए, और लड़ाई को आसान होगा कि समान विचारधारा के लोग मिलकर के साथ लड़ाई लड़ें। मैंने केवल यही बात रखी और इस बात को लेकर के लोगों ने चर्चाएं बनाई, तो उन चर्चाओं में ना पहले दम था ना आज दम है। कांग्रेस इस तरह से अलायंस पर क्यों नहीं गई? क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों को भी ऐसे सहयोगी तलाशने चाहिए थे? देखिए, मैं बार बार खुलकर कह रहा हूँ, मैं कांग्रेसी तो हूँ, कांग्रेस की तो बात कह रहा हूँ। लोगों को सबको दिल बड़ा करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे समाजवादी के लोग हों, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के लोग हों, दिल बड़ा कर करके बात करनी चाहिए। और मायावती जी को भी सोचना चाहिए कि अगर वो ईमानदारी के साथ भाजपा को हराने की बात करना चाहते हो तो आप
समीकरण इस तरह के बनाइए कि लड़ाई आसान हो जाए। मसूद साहब, क्या लगता है कि आप तो दिल बड़ा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपके अपने हैं जिनका एक जनाधार है वो दिल बड़ा नहीं कर पा रहे हैं? हरपाल चौधरी जी की बात करें, सतपाल जी करें, वो सब साइकिल की सवारी करने को जब तैयार हैं। वो थोड़ा जल्दबाजी के अंदर अभी है, लेकिन मैंने कोशिश करना, हमारा मकसद है कि कोशिश कर करके हम लोग अगर इस लड़ाई को हम जीतने के लिए ईमानदारी के साथ प्रयास करने, तो हमें सबको साथ लेकर के चलना चाहिए और सबको साथ चलना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, कितना बड़ा फैक्टर है प्रियंका गांधी टक्कर दे पाएंगी भाजपा को या समाजवादी पार्टी को? प्रियंका जी ने एक पहल की है जो महिला सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगी देश के अंदर, और प्रियंका गांधी की सोच को सलाम करना चाहिए कि प्रियंका गांधी ने महिलाओं को अधिकार देने के लिए जो सबसे पहले जहां जरूरत होती है कि हम टिकटों के अंदर आरक्षण देंगे, टिकट के अंदर आरक्षण की बात की है। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश जी के बारे में क्या कहना, अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, अच्छा काम किया है, और क्या कहूँ। लेकिन वो तो आपके बारे में बहुत अच्छा कहते हैं। तो मैं भी उनके बारे में बहुत अच्छा कहता हूँ। देखिए, मेरी पैदाइश समाजवादी पार्टी की है। तो कह रहे हैं कि आप इतने अच्छे हैं, और वो तो चाह भी रहे थे कि ये अच्छापन जो है समाजवादी पार्टी में आ जाए, तो ये बात अटक कहाँ गई? देखिए, अखिलेश जी, चूंकि मेरा राजनीतिक जन्म जो है समाजवादी पार्टी में हुआ, मुझे नेताजी के साथ काम करने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है, और अखिलेश जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। लेकिन अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा से बिना अखिलेश के लड़ना बेमानी है। जी, तो लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो मैं चुनाव तो आप लड़ेंगे इस बार? जी, ये तो तय है। ये तय पार्टी करेगी। कौन सी? ये तय पार्टी करेगी कांग्रेस। कौन सी पार्टी? कांग्रेस। इमरान भाई सच बता दीजिए। अरे साहब, मैं बताता हूँ कि कांग्रेस, ये पार्टी तो तय करेगी कांग्रेस। वो समीकरण कांग्रेस के साथ तो आपके पक्ष में जाते नहीं दिखते हमेशा से। देखिए, मेरे खिलाफ सब लोग एक होकर के चुनाव लड़ते हैं और रणनीति एक होकर के बनाते हैं। अब आप अनफॉर्चुनेटली नहीं, आप निमंत्रण देते हैं लोगों को, आप उकसाते हैं लोगों को। नहीं, मैं तो उकसाने वाली बात ही नहीं करी। इमरान भाई, आपके एक से एक बयान। मेरा बताइए कौन सा बयान? इस बार निधिया कब देंगे, बता दीजिए। बयान बताइए मेरा कौन सा? मैंने एक ही बयान दिया कि भगवान राम के ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है। भगवान राम जितने भाजपा के लोगों के हैं उतने दूसरे लोगों के भी हैं, और भगवान राम जितने हिंदुओं के लिए सम्माननीय हैं उतने मेरे लिए भी हैं, चूंकि देश के करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। मैंने बयान दिया, इसमें गलत क्या किया? भगवान श्री राम हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। मैंने पहले कहा है, दोबारा दोहरा रहा हूँ, करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। उनके अस्तित्व को नकारने की औकात किसी की नहीं है। और इस देश के अंदर, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम बोल रहा हूँ, इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक का सम्मान करना उसके लिए उसका धर्म है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और जितना सम्मान भगवान राम का मोदी जी करते हैं, उनसे कहीं ज्यादा सम्मान इमरान करता है। ठीक है इमरान भाई, अब एक और बात बताइए आप मुझे। ये आपने बड़ी बात कही, लेकिन एक और ये बात बताइए कि ओवैसी साहब आए हैं और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर पर अपनी पूरी दावेदारी जता रहे। ये उत्तर प्रदेश में क्या मुसलमान वोट बैंक बनकर रहेगा सिर्फ? ये दुर्भाग्य है, देखिए, कि मुसलमान को केवल वोट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये दुर्भाग्य है। मुसलमान को वोट की तरह नहीं देके मुसलमान को मुख्य धारा से जोड़ने की बात होनी चाहिए। जो देश के अंदर करोड़ों की पॉपुलेशन, दुनिया के अंदर दूसरे नंबर की बड़ी आबादी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान की है, और मैं ये बात गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हम दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आज़ादी के साथ सांस लेने वाले मुल्क के अंदर रह रहे हैं, और सबसे ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर गुजार रहा है। ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ। लेकिन मुसलमान को केवल वोट की तरह समझ करके बात करना ये मुनासिब नहीं है। लेकिन एक बात पर अभी धुंध छटना बाकी है, जिस पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि चुनाव तो ये लड़ेंगे, लेकिन किस पार्टी से? इमरान भाई, एक बार फिर से सवाल पूछ। कांग्रेस से। पक्का? धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, एबीपी गंगा की इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए। तो इमरान मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आइए अतुल जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा की इस पदयात्रा में। नमस्कार, आपको भी शुभकामनाएं। और ये अच्छा है, जनता का व्यूज और जनता के व्यूज आपके पास तक पहुंच रहे होंगे। तो बीजेपी दावा कर रही है इस बार भी कि इस बार भी हम प्रदर्शन दोहराएंगे, लेकिन आप किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि साइकिल दौड़ेगी? देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, जो पिछली बार भाजपा की सरकार बनी है, इन्होंने जिस तरह नफरत सिखाई, लोगों को नफरत बांटी और नफरत का कारोबार किया। मैं तो हमेशा ये बोलता हूं कि अगर इस देश में नफरत किसी ने सबसे ज्यादा बढ़ाई है, वो भाजपा के लोगों ने बढ़ाई है। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको बड़ा करेंगे? देखिए, मुद्दा इस समय मैं समझता हूं किसानों का बहुत बड़ा है। तो हवा भरी जा रही है साइकिल में। क्या ये साइकिल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, किसान नाराज है, किसान कह रहे हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं,
लेकिन क्या अतुल प्रधान को लगता है कि ये साइकिल सरधना से लेकर मुजफ्फरनगर से लेकर ये आगे तक चलती रहेगी साइकिल? हमारे साथी जो साइकिल ठीक कर रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं, कोरोना के समय में क्या इन्होंने नहीं किसी ने नहीं देखा क्या हालत थी गरीबों की? अभी इस समय पर कितनी महंगाई है, जहां डीजल और पेट्रोल के दाम थोड़े घटे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे महंगाई बहुत है जी। सब्जी पे 100 रुपए किलो सब्जी हो रही है जी। ये मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, आप किसी आम जनता से, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, 110 रुपए किलो टमाटर है। अभी इनसे आप पूछ लीजिए दाल क्या रेट है? महंगाई बहुत होगी, बहुत महंगाई, मुद्दा होगा चुनाव, बहुत बड़ा ये मुद्दा होगा। बहुत अच्छे मुद्दे आप उठा रहे हैं, ये बात होनी चाहिए महंगाई की, लोगों के रोजगार की, बिजली की। लेकिन क्या बात है कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है आपके अध्यक्ष जी की, तो ये कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर का मुंह घूम जाएगा, स्टीयरिंग घूम जाएगी। असल मुद्दा बुलडोजर है, असल मुद्दा महंगाई और गरीबी है। असल मुद्दा ये बात सच है कि किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, ये असल मुद्दे हैं। हम पूछना चाहते हैं, जिला पंचायत के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में किसने नहीं देखा? आपके चैनल पर हमने एबीपी गंगा सहित सब चैनलों पर देखा किस तरह महिला के कपड़े फाड़ दिए गए। कौन लोग थे वो? आप पहचानते हैं इनको? कौन है? अतुल प्रधान है जी। कौन है अतुल प्रधान? यही तो अतुल प्रधान है, नामी आदमी, इनको भी आप पूछ रहे हो? ये सपा के नेता है। तो भाई ये तो कह रहे हैं बदलाव होगा है जी। देखो ये महंगाई इतनी है, अभी तो जनता आप आने वाला चुनाव बताएगा। सपा जीतेगी, सपा जीतेगी। अब की बार सपा सरकार। ऐसा क्यों लग रहा है? 22 में बाइसिकल विकास के काम किए थे पिछली सरकार में। भाई साहब सपा सरकार, सपा सरकार, वाजपेयी यही सपा सरकार। क्या हो रहा है इस बार? कोई बदलाव होगा? बदलाव तो इतना होना आप सोच भी नहीं सकते, बदलाव इतना होना है सोच भी नहीं सकते। दिवाली कब आई कब गई पता नहीं, व्यापार चौपट है, व्यापार नहीं है, लोहे के कितने दाम बढ़ जाए किसी को नहीं पता। बदलाव तो आना है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार समाजवादी। देखिए सुनिए, अब कांग्रेस भी मैदान में और आम आदमी पार्टी भी और ओवैसी भी आ गए हैं। इन्हें कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं, कहीं ये तो खेला नहीं कर देंगे? देखिए आप हमेशा ये जान लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। ये आपके और हमारे कहने पे कई बार नहीं आएगी, लेकिन जो सच बात होगी उसे कर देगी। ये भाजपा को हटाना चाहती है। अब इनके दावे कितने हकीकत में तब्दील हो पाते हैं, ये देखने के लिए हमारी ये पदयात्रा लगातार जारी है। अतुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा की इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग मेहनत कर रहे हैं और मुझे कम से कम इस चीज के लिए मैं तीसरी बार आपको बधाई दे रहा हूँ। तो बहरहाल हमारी ये पदयात्रा आगे बढ़ रही है और अब हम अपने अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश खटीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ से विधायक भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। मंत्री जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा की इस पदयात्रा में। इस बार चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि कई तरह की समस्याएं हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस चुनौती को, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब नजदीक है? चुनौती स्वीकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा खड़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का कितना असर आप देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि असर डालेगा ये किसान आंदोलन? हमने किसान को पहली प्राथमिकता पे रखा है, चाहे वो यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो। अगर आप यूपी की बात करेंगे तो यूपी में सबसे बड़ा उपहार अभी गन्ने पे 25 रुपए बढ़ा कर दिया। विकास हुआ है आपके इधर मेरठ में या पश्चिमी यूपी? क्या हुआ? महंगाई चल रही है, बताओ क्या के विकास है? महंगाई आपको लग रहा है महंगाई बढ़ी है? बढ़ी रही है महंगाई में। और विकास 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 भी बढ़ी रहा है, विकास भी बढ़ रहा है। कहाँ विकास कम हो रहा है? ये तो विकास में तो घूम रहा है। सबके अपने अपने व्यूज है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और चुनाव में भी ये बनता हुआ दिख रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि इलेक्शन को ओवर पावर कर जाएगा आपके? बिल्कुल फ्री राशन देंगे, जिसमें दाल, चावल, चीनी और गेहूं ये सब फ्री दिया जाएगा। जब लोगों से बात करते तो कहते हैं कि हमें फ्री राशन नहीं, रोजगार चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस उत्तर प्रदेश के अंदर 5 लाख नौकरियां देने का काम किया है, चाहे वो बड़ी IAS IPS की हो, चाहे वो छोटे कर्मचारी तक हो। क्या लग रहा है आपको, मंत्री जी जो दावा कर रहे हैं ऐसा कुछ हुआ या सिर्फ दावा है? नहीं, ये सच है। जो पहले की सरकारें थी उसमें हमें डर लगता था सड़क पे निकलने में, पर अगर आज की बात की जाए तो हम खुला घूम सकते हैं, कोई कमेंट नहीं कर सकता, कोई गलत तरीके से नहीं देख सकता। तो ये बात सच है कि हम बहुत सुरक्षित फील करते हैं। स्नैचिंग बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा, बहुत कम है। समाजवादी पार्टी कहती है कि आप सिर्फ एक ही वर्ग का विकास करते हैं, आप सबका साथ सबका विकास नहीं करते हैं। ऐसे आरोप क्यों लगते हैं आप पर? ये तो आपको खुद स्वयं पता है कि बिजली 24 घंटे आती थी तो वो कहाँ पर आती थी, ये आपको पता है। तो कहते हैं
आज अति पिछड़ों में नौकरी लगती थी तो वो ज्यादातर कहाँ पर लगती थी ये आप लोगों को पता है। भाई साहब कुछ हुआ है, विकास हुआ है आपके यहाँ पे? हाँ जी, विकास तो हो रहा है। हुआ है विकास? हाँ जी हो रहा है। क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक है, देखिए मंत्री जी भी हमारे साथ पद यात्रा कर रहे हैं। जी विकास की आगे से भी आपसे बहुत उम्मीद है, मगर विकास भी खूब हुआ है। अच्छा मंत्री जी, इनका कहना है कि आपसे बहुत उम्मीद है आगे भी विकास की। विकास होगा, बिल्कुल विकास हुआ भी है। नहीं और आगे जो आपने कहा भी है इसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, वो रोड तो अच्छा बना है, लेकिन दिनेश जी वो रोड दिल्ली जाता है मेरठ से, यानी वो दिल्ली की सरकार तो बनवा देगा, लेकिन वो रोड क्या लखनऊ भी पहुंचाएगा आप लोगों को? आप केवल मेरठ से परतापुर जाइए और परतापुर से सीधे लखनऊ आप जाएंगे। और उसके अलावा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो आदरणीय योगी जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देने का काम किया है, मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय योगी जी को कि उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ से लेकर के सीधा, आप लखनऊ की बात मत करिएगा, वो सीधा प्रयागराज के लिए बनेगा। जी दिनेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा की इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए। पदयात्रा में हमने समझा कि क्या बन रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल समीकरण। 2022 के सियासी महायुद्ध की हर तस्वीर हमने आपको यहाँ से दिखाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महाभारत क्या कहती है ये हमने आपको बताया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, लोगों का मूड क्या कहता है, पदयात्रा से आपको बताया। और बिल्कुल अब पदयात्रा का हमारा ये कारवां उत्तर प्रदेश के अगले शहर की तरफ बढ़ चला है। अब अगले शहर में आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो एबीपी गंगा की पदयात्रा में राकेश टिकैत ने केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार को गोल्ड मेडल देंगे। ये गोल्ड मेडल केंद्र सरकार को झूठ के मामले में दिया जाएगा। उन्होंने यूपी सरकार पर भी निशाना साधा, कहा 22 नवंबर को वो लखनऊ जाएंगे और ढोल बजाते हुए जाएंगे। ये महंगाई किस राज्य में बढ़ी, गैस का सिलेंडर कहां से कहां गया। ये जो सरकार है झूठ बोलने पे गोल्ड मेडल जीतने गया, इसको गोल्ड मेडल देंगे 26 तारीख को। उनके उस पे एक गोल्ड मेडल भारत सरकार को झूठ बोलने पे वहाँ टांग देंगे। उनके आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो कह रहे हैं आप। ना वहीं टांग देंगे, ले जाकर कोई भी। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।